हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो सीजी सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। डेट थोड़ा आगे बढ़ गया है, 21 जुलाई हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे पास थोड़ा और टाइम मिल गया है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब आप लोग क्या करिएगा, अभी सीजी जैसे सीएसआईआर नेट का एग्जाम पहले है, ठीक है, सीजी सेट का एग्जाम बाद में है। तो मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे बताऊंगी या कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जो कि सीजी सेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सीएसआईआर नेट में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो पोर्शन हम सीएसआईआर नेट के एग्जाम के बाद कवर करेंगे, और सीएसआईआर नेट के एग्जाम से पहले तक हम कोशिश करेंगे कि बाकी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाए। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा मेहनत करिए, जो भी आपका एफर्ट है उसको डबल करिए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। ठीक है, ताकि आपका ये वाला एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि 5 साल के बाद नोटिफिकेशन आ रहा है, अब पता नहीं फिर कब आएगा। तो ये हम लोगों का लास्ट चांस है, समझिए, और ये तो कंप्लीट करना ही हम लोगों को। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। पॉलीमर का एक और पोर्शन है जो बचा हुआ है, जिसमें रेट लॉ इक्वेशंस वगैरह आते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि केमिकल काइनेटिक्स के बाद वो कवर करूँ तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे रेट लॉ इक्वेशन वगैरह थोड़ा सा याद करने के लिए भी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, तो वो सब केमिकल काइनेटिक्स के बाद समझ में आएगा, है ना। तो अभी हम एक और छोटा सा टॉपिक है सॉलिड स्टेट, जिसमें से क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, ये कवर कर लेते हैं। अब जब हम लोग पीवाईक्यू देखते हैं तो कहाँ से टॉपिक सबसे ज्यादा आता है? एक तो डेंसिटी वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, जेड वैल्यू निकालने के लिए डेंसिटी से, और दूसरे कहाँ से? ब्रेग्स लॉ से आते हैं। फिर इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस, मिलर्स इंडाइसेस, इससे क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट हमारा सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी कुछ इजी अगर एकदम देना है तो जो हमारा फॉर्मूला है कि कहाँ पे हमारे क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स पाए जाते हैं, उससे क्रिस्टल का फॉर्मूला निकालने के लिए भी पूछ सकता है। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट में हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो हम लोग का लैटिस पॉइंट्स जो होगा उससे क्रिस्टल्स पे, दूसरा ब्रैग्स इक्वेशन, तीसरा डेंसिटी, चौथा इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस एंड मिलर इंडाइसेस, और पांचवा सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से। अब मैं बेसिक इंट्रोडक्शन तो नहीं दूंगी, सॉलिड्स का क्या होता है ये आप सबको पता ही होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती क्या है। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन भी किस में होता है? 2 पार्ट्स में होता है, ये भी पता होगा, एमरफस सॉलिड्स और क्रिस्टलिन सॉलिड्स। एमरफस सॉलिड्स कैसे होते हैं? जिनमें जो भी एटम्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड रहते हैं, और क्रिस्टलिन सॉलिड्स में क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन में या तो फिर एक के बाद एक के रिपीटिशन में। मतलब क्या है कि हम स्मॉल यूनिट को लेके अगर रिपीट करें तो पूरा का पूरा क्रिस्टल हम लोग का क्रिस्टलिन सॉलिड में मिल जाएगा। ठीक है, जबकि एमरफस सॉलिड में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इरेगुलर ज्योमेट्री है, मतलब ए के बाद अगर बी लिंक है इस डायरेक्शन में तो हो सकता है दूसरा ए इधर लिंक्ड हो, या हो सकता है एक और बी डायरेक्ट लिंक्ड हो, मतलब कोई लिंक का रिपीटिशन नहीं होता है। ये होता है एमरफस सॉलिड। अब इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है? जैसे इसको हम लोग क्लीन कट नहीं कर सकते क्योंकि इसका रफ सरफेस होता है। इसको हम लोग नाइफ से क्लीन कट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग कट करेंगे तो 2 एकदम क्लीन, बीच में शार्प कट होगा। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का लेके, जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मेन इसमें 2 वर्ड्स आ जाते हैं हमारे, आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। ठीक है, ये 2 वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी किसी भी चैप्टर में भी आए तो ये वर्ड्स हमें समझ में आना चाहिए। एक होता है आइसोट्रॉपिक और एक होता है एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, आइसो मतलब सेम, तो जब भी हम लोग अलग अलग डायरेक्शंस में कोई भी वैल्यू निकाल रहे हैं, फिजिकल वैल्यू, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनकी, तो डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोगों का क्या आ रहा है? सेम वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, मान के चलो हम, तो क्रिस्टल का क्या आ रहा है? सेम वैल्यू आ रहा है। एनाइसोट्रॉपी में क्या हो रहा है? डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। डिफरेंट डायरेक्शन गिव्स डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, मतलब क्या है? ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, और मान के चलो इस डायरेक्शन में सिर्फ ए है, या फिर इसमें भी ए बी इस तरह से है, इस तरह से अरेंज्ड है। अब इस डायरेक्शन में देखेंगे तो सिर्फ ए मिलेगा,
इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ए बी मिलेगा, ठीक है। वैसे ही इस लाइन में देखेंगे तो सिर्फ बी मिलेगा। मतलब अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो वैल्यूज भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये एनाइसोट्रॉपी इसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, एमॉर्फस सॉलिड्स का आइसोट्रॉपिक, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ये सब तो बेसिक हो गया। मेन क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत सारे क्रिस्टल्स वो कैसे फॉर्म होते हैं और किनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जिनका डेफिनेशन हम लोगों को लिखना है, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या आता है, लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है लैटिस पॉइंट्स। क्या होते हैं लैटिस पॉइंट्स? जो भी हम लोग अलग अलग पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है ए, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है बी, तो जब हम इन लोग को सिंपल डॉट से कोई भी मॉलिक्यूल या एटम या आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग पोजिशन पे, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। जब हम लोग ये लैटिस पॉइंट्स को 3D में अरेंज कर रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, इससे फॉर्मेशन होगा क्रिस्टल लैटिस का। तो अ 3D अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज लैटिस क्रिस्टल, या फिर क्रिस्टल लैटिस, या फिर स्पेस लैटिस, ठीक है। अब दूसरा टर्म क्या आ जाता है, यूनिट सेल। अब हो क्या रहा है कि जो भी हम लोग का क्रिस्टल है, अभी हम लोग देखें कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिक्स करके एक बड़ा सा क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी देखें कि ए बी को मिक्स करके क्या बन रहा है, हमारा क्रिस्टल बन रहा है। तो सिर्फ हम लोग ये शॉर्ट इसको ले लें और इसी को रिपीटेशन में डाल दें, इसको फिर यहाँ पे लिख दे, इसको फिर यहाँ पे लिख दे, फिर यहाँ पे लिख दे, तो क्या होगा, हमारा पूरा बड़ा सा क्रिस्टल बन जाएगा, है ना, सिर्फ इसके रिपीटेशन से। तो ये स्मॉल रिपीटेशन क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट सेल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन द रिपीटेशन ऑफ विच द होल क्रिस्टल कैन बी फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ए बी सी ऐसे रिपीटेशन में रहता, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, इस तरह से। तो इसको जब हम लोग रिपीटेशन करते, देखो बी सी ए, यहाँ पे सी ए बी, इस तरह से ए बी सी, यहाँ से देखो ए बी सी ऐसा चल रहा है। तो जब हम लोग इस साइड में भी ए बी सी ऐसा, तो इसका हम लोग रिपीटेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन द रिपीटेशन ऑफ विच द होल क्रिस्टल कैन बी फॉर्म। ये हो गया आपका यूनिट सेल। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यहां से हमारा मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अगर थोड़ा फास्ट हो जाए तो उसके लिए सॉरी, मैं ज्यादा बेसिक में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। पहला क्या है, सिंपल क्यूबिक सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। प्रिमिटिव मतलब सबसे बेसिक यही है, इससे मिलके फिर बाकी सब यूनिट सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी हमारे लैटिस पॉइंट मतलब क्या है, जब भी हमारे मॉलिक्यूल्स कहाँ पे हैं, कॉर्नर में हैं, ठीक है। इस क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे जब हमारे लैटिस पॉइंट्स है तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। तो यहाँ पे क्या रहते हैं, सारे ईच कॉर्नर्स हैव एन लैटिस पॉइंट। मतलब क्या है, सारे के सारे कॉर्नर्स पे एक एक मॉलिक्यूल्स हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं,
ठीक है। इससे पहले अगर बेसिक लिखना है तो बेसिक हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक क्यूबिक मतलब हिंदी में घन, ठीक है। क्या होते हैं इनमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। कितने फेसेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। 12 एडजेस होते हैं, ठीक है। एक बॉडी सेंटर होता है, फिर 4 बॉडी डायगोनल होता है और 12 फेस डायगोनल होता है, ठीक है। एक के बाद एक जब एक एक पॉइंट आते जाएगा तो समझाते रहूंगी। सबसे पहले क्या है 8 कॉर्नर्स। तो क्यूब कैसे बना है, इधर से मान के चलो कि 2 कार्डबोर्ड यहां से चिपका दिया, 2 कार्डबोर्ड नीचे से, 2 कार्डबोर्ड इस साइड से, है ना। तो हमारे क्या हो गए टोटल 8 कॉर्नर्स आ गए। तो ये जो 8 कॉर्नर्स है इस पे क्या है हमारे 8 लैटिस सेल। जब सारे के सारे कॉर्नर्स पे 8 लैटिस है तो हमारा ये क्या हो गया सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग लैटिस पॉइंट्स का टर्म का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं है। ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, मान के चलो ये सामने वाला फेस है, ठीक है। तो इस कॉर्नर पे एक मॉलिक्यूल सिचुएटेड है, इस कॉर्नर पे एक मॉलिक्यूल सिचुएटेड है, इस कॉर्नर पे एक मॉलिक्यूल और इस कॉर्नर पे एक मॉलिक्यूल सिचुएटेड है, ठीक है। और जब हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल की बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है। मतलब ये मॉलिक्यूल एक यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल एक यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मान के चलो सारा सेम साइज का है, डिस्टेंस r है। तो जो ये डिस्टेंस है एज, मान के चलो अगर ये डिस्टेंस a है तो जो भी एटम है उनका जो भी रेडियस है r, तो जब हम लोग 2 बार या 2 एटम्स का रेडियस लेंगे तो ये a के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये परफेक्टली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऐसे ही 4 मॉलिक्यूल्स और नीचे से 4 मॉलिक्यूल्स, चारों को जब हम लोग जोड़ लिए तो क्या बन गया सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। अब ऐसे ही इनके पीछे भी क्या होंगे 4 मॉलिक्यूल्स सिचुएटेड होंगे। इमेजिनेशन वाला पार्ट है ये पूरा, समझना। इसके पीछे में ऐसे 4 मॉलिक्यूल्स सिचुएटेड हैं। सबके जब हम लोग क्या करेंगे सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें सिंपल क्यूबिक सेल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई 2r, मतलब हमारा एज लेंथ क्या हो गया 2r। इसका मतलब मान के चलो अगर हमें NaCl टाइप क्रिस्टल दिया है और हम लोग बोल रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक सेल है इसका अरेंजमेंट, तो अगर हम लोगों को रेडियाई दिया है तो हम लोग क्या कर लेंगे पूरा का पूरा क्रिस्टल का एज लेंथ वगैरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये रेडियस दिया हुआ है मान के चलो 2 पिकोमीटर, तो एज लेंथ हम लोग निकाल लेंगे 2 2 4 पिकोमीटर, ऐसा, ठीक है। अब दूसरी चीज हमारी आती है, ये तो हमारा हो गया एज लेंथ। एज लेंथ क्या होता है, जो भी हम लोगों का क्यूब बन रहा है, जो भी घन है उसका जो साइड का लेंथ है, ठीक है। मान के चलो ये जो आपका बोर्ड है, मतलब जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो आपका एक स्क्वायर है, तो चारों के चारों कॉर्नर्स पे एक मॉलिक्यूल रख दिए। अब ये जो डिस्टेंस है कॉर्नर्स की ये क्या हो गई एज लेंथ। फिर क्या होता है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होता है, अब फोन के एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक एक लाइन खींच दो। कैसे, मान के चलो ये स्क्वायर स्क्रीन है आपके फोन का, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, एक लाइन खींच दिए तो ये क्या हो गया फेस डायगोनल हो गया। तो फेस डायगोनल क्या होता है, अगर ये A है और ये A है तो फेस डायगोनल का होता है फॉर्मूला √a² प्लस a²। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, जब ये 90 डिग्री रहता है तो √a² प्लस b² होता है ना, परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। a बाहर निकल गया तो बचा क्या अंदर √2। तो फेस डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाती है a√2।
तीसरा टर्म हम लोग देखते हैं बॉडी डायगोनल। ठीक है, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है? कुछ नहीं, सिंपल सा अपने फोन के एक कॉर्नर को टच करना, फोन उल्टा करना और पीछे को टच करना। मतलब क्या है? इमेजिन करो कि हम लोग ये कॉर्नर ले रहे हैं और पलट कर पीछे वाला कॉर्नर टच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सामने से पीछे की ओर। जब सेम फेस में था सामने से सामने ही तो क्या था? फेस डायगोनल। जब पीछे की ओर टच करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? बॉडी डायगोनल। ठीक है, बॉडी डायगोनल मतलब क्या हो गया? सामने से पीछे की ओर, है ना? तो अब यहाँ पर ये एज लेंथ a है, ये फेस डायगोनल कितना है? a√2 और ये भी है 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक स्क्वायर बनता है जहां पे फेस डायगोनल है a√2, ये a है और ये क्या हो जाएगा? √a² प्लस a√2 का होल स्क्वायर, मतलब √a² प्लस 2a²। तो ये हो जाएगा √3a। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या थी? 2r, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2√2r। ये वाला क्या हो जाएगा? 2√3r। अगर अभी क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है तो आप लोग इसको फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो। कैसे याद करेंगे? हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, इस टेबल में हम लोग लिखते हैं फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल का वैल्यू। ठीक है, देखो आपका a = क्या है? 2r। तो सबसे पहले हमारा आएगा एज लेंथ, फिर फेस डायगोनल, फिर बॉडी डायगोनल। ठीक है, एज लेंथ कितना है? a, इसकी वैल्यू 2r। ये क्या है? √2a मतलब 2√2r। ये √3a मतलब 2√3r। ठीक है, बस a = 2r याद करना, ये याद करना। जैसे a वैल्यू आते जाएगा √2 से इंटू और √3 से इंटू करना तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। किसके केस में? सिंपल क्यूबिक सेल के केस में। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, FCC भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे टाइप्स। ये अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको सॉलिड स्टेट फिर भूल जाओ कि कोई क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, क्योंकि सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है, अब देखो फेस सेंटर, सिंपल सा फेस का सेंटर। ठीक है, यहाँ पे फेस क्या है? ये तो फेस नहीं है, क्या है फेस? जो भी स्क्रीन है वो आपका एक फेस है। पीछे वाला स्क्रीन समझ लो एक और फेस है। ऊपर नीचे 2 फेसेस और इधर साइड साइड में 2 फेसेस, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर है, क्यूबॉइड है। अगर आप क्यूब इमेजिन करोगे तो सारे के सारे फेसेस इक्वल हो जाएंगे, है ना? कैसे होंगे सारे फेसेस हमारे? ऐसा स्क्वायर शेप में जिसका ये पूरा एरिया हमारा क्या है? फेस है। अब इस फेस का हम क्या ले रहे हैं? सेंटर वाला पोर्शन ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, 6 फेसेस मतलब 6 फेस का सेंटर। ठीक है, पूरे फेस का सेंटर को हम लोग फेस सेंटर कहते हैं। तो इनमें कहाँ रहते हैं? जो भी हमारे इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल lattice points are at each corner as well as the center of each face। ठीक है, as well as the center of each face। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस के सेंटर में हमारा क्या है?
FCC क्यूबिक सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह पे है। ठीक है, अब सामने की तरफ देखो, जो दीवार है, दीवार के बीचों बीच क्या है, एक मॉलिक्यूल है। पीछे वाली दीवार दिख रही है, उसके पास में क्या है, उसके बीचों बीच एक और मॉलिक्यूल। बगल वाली दीवार दिख रही है, उसके बीचों बीच एक मॉलिक्यूल। इस साइड वाली दीवार दिख रही है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल। ऊपर छत दिख रहा है ना, छत पे भी एक मॉलिक्यूल, और नीचे जो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं वहां नीचे भी एक मॉलिक्यूल स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब कैसे बना होता है, ये बना होता है जैसे हम लोग देख रहे थे अभी, क्या देख रहे थे कि जो भी मॉलिक्यूल्स थे सिंपल क्यूबिक सेल में वो कॉर्नर्स के अलोंग टच कर रहे थे। अब कहाँ पे टच करेंगे, एक सेंटर पे मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऐसे, फिर एक कॉर्नर वाला टच कर रहा है, दूसरा कॉर्नर वाला सेंटर को टच कर रहा है, तीसरा कॉर्नर वाला सेंटर को टच कर रहा है, चौथा कॉर्नर वाला सेंटर को टच कर रहा है। मतलब यहाँ पर A 2R के बराबर तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहला वाला रेडियस तो यहाँ पे खत्म, दूसरा वाला रेडियस यहाँ पे खत्म, इतना डिस्टेंस तो बीच में बच गया। इधर एक मॉलिक्यूल, इधर एक मॉलिक्यूल, बीच में इतना डिस्टेंस बच गया। अब बीच में जो डिस्टेंस बचा है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते। अब हम क्या देखेंगे कि इधर से सारे के सारे रेडियस टच कर रहे हैं। कहाँ से टच कर रहे हैं, ये कॉर्नर से, है ना। इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग बोले थे फेस डायगोनल। तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, हियर मॉलिक्यूल्स टच along the फेस डायगोनल। ठीक है, फेस डायगोनल के तरफ से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टच होते हैं। ठीक है, अब काउंट करते हैं। नहीं, सबसे पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। क्या डिस्टेंस है, पीछे हम लोग देखे थे, ये A है, ये A है, तो ये क्या है, √2a। अब √2a बराबर कितना है, 1 रेडियस, ये सेंटर है, 2 रेडियस, 3 रेडियस, 4 रेडियस। √2a बराबर 4r, मतलब a बराबर 4r बाई √2। जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है a बराबर 2√2r। कैसे निकला, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 = 2 × 2, है ना। अब 2 × 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2। क्यों, स्क्वायर और रूट तो कैंसिल आउट हो जाता है। अब ये √2 काटे तो बचा क्या, 2√2r। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, ये a की वैल्यू आ गई। अब हम लोग देखते हैं बॉडी डायगोनल की वैल्यू। क्या होती है बॉडी डायगोनल, √3a, तो √3 × 2√2r कितना हो गया, 2√6r। ठीक है, बॉडी डायगोनल हम लोग पीछे निकाले थे तो मैंने बस फॉर्मूले में पुट कर दिया है। तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, सबसे पहले एज लेंथ कितना है, a, फिर क्या है, फेस डायगोनल क्या है, √2a, फिर क्या है, बॉडी डायगोनल क्या है, √3a। ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये सब जगह सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको कैलकुलेट किए है ना a के हिसाब से। अब बस मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या था, फेस डायगोनल के अलोंग टच हो रहा था, मतलब √2a = 4r। तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या थी, 2√2r। ये याद है तो इसको इधर ले जाओ, आंसर निकल जाएगा। ये वाला क्या था, 2√6r।
ठीक है, बस इसको इनटू करते जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, FCC का वैल्यू आ गया। ठीक है, R की वैल्यू दी रहेगी पिकोमीटर में। ये सेट का क्वेश्चन आ सकता है ना, ये वाली चीजें अच्छे से याद करके रखना, कहीं पे लिख के चिपका दो। ठीक है, बार बार उसको रिवाइज करो ताकि याद हो जाए। तीसरा, थर्ड क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसमें क्या रहते हैं, 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो 8 कॉर्नर्स सब में आ रहे हैं, इसलिए हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल को क्या बोल रहे थे, प्रिमिटिव, प्लस बॉडी सेंटर पर 1। अब देखो जो भी हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब है, ये हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो अपने घर की दीवारों में जितने कॉर्नर्स हैं सारे के सारे कॉर्नर्स में। अब आप मान के चलो बीचों बीच बैठे हुए हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ऊपर हवा में उठा दिया जाए, अब क्या होगा, सारे के सारे कॉर्नर्स इक्वली, मतलब कहाँ पे हो आप, सेंटर पे। अब सेंटर तो एक ही होता है ना, अगर चारों साइड से मतलब छयों के छयों दीवार से सेम डिस्टेंस पे है बोलो तो एक ही सेंटर होगा। तो बॉडी सेंटर कितना होता है, एक ही होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब इनमें क्या है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो टच कर रहे हैं बॉडी डायगोनल के अलोंग, फेस सेंटर्ड में फेस डायगोनल के अलोंग, बॉडी सेंटर्ड में बॉडी डायगोनल के अलोंग ऐसे टच कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये बॉडी डायगोनल के अलोंग टच कर रहे हैं, मान के चलो ये ऐसा बॉडी डायगोनल बना है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, तो यहाँ एक मॉलिक्यूल, यहाँ एक मॉलिक्यूल और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स, तो ये डिस्टेंस क्या है, a√3, क्योंकि ये तो बॉडी डायगोनल है, तो ये क्या हो जाएगा, a√3 की वैल्यू 1 2 3 4r, तो √3a = 4r, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/√3r। ठीक है, तो सिर्फ हमें क्या निकालना बच गया, फेस डायगोनल। क्या होता है, √2a, a कितना है, 4/√3 है ना, तो इसको हम लोग लिख दिए 4√2/3r। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम लोग बना दिए, क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों लिख लीजिएगा। अब तो आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले एज लेंथ, फिर क्या है, फेस डायगोनल। ठीक है, फिर क्या है, बॉडी डायगोनल। अब एज लेंथ a, फेस डायगोनल √2a, बॉडी डायगोनल √3। अब तो याद हो ही गया होगा, बस ये नया है क्या, a की वैल्यू 4/√3r, ये तो याद करना ही मुश्किल है। तो हम लोग बस सबसे पहले क्या देखेंगे, √3a = 4r होता है BCC में, बाकी सब डिराइव करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 4/√2/3r। ठीक है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूलेज अब याद होने चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो मैं बताकर जा रही हूँ, इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, वो सब टेलीग्राम चैनल में, वो आप ट्राई करिएगा आज बनाने का, कल वो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। 6 फेसेस में से ईच फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। ठीक है, हर एक एज का कंट्रीब्यूशन होता है, ऊपर में लिख लो, कंट्रीब्यूशन 1/4। बॉडी सेंटर का 1, बॉडी डायगोनल का 1, फेस डायगोनल का 1/2। क्यों होता है, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल को जब हम लोग 8 पार्ट में कट करें, एक बॉल लिए, ठीक है, उसको 8 पार्ट में कट करें, तब जाके एक कॉर्नर में फिट हो पाएगा एक। ठीक है, अगर फेस में फिट करना है यहाँ पे,
तो क्या करना पड़ेगा, बीच से काटना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे ऐसे आएगा, मतलब मॉलिक्यूल का दूसरा पार्ट दूसरी दीवार के बीच में पाया जाएगा। पर बॉडी सेंटर तो बीच में रहता है, उसका तो 1 हो गया। बॉडी डायगोनल भी बीच में रहता है, 1 हो गया। फेस डायगोनल, फिर फेस का मतलब 1/2, ठीक है। और एज मतलब 1/4, मतलब 4 पार्ट में ऐसे लंबा लंबा काटते हैं ना, इधर से और इधर से एक लंबा वाला पोर्शन ऐसे एज पे लग जाएगा, है ना। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग एकदम बेसिक, क्या क्या लैटिसेस होते हैं, लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं। अब हम आगे देखेंगे कैसे क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। क्रिस्टल का फॉर्मेशन देखेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ क्रिस्टल में उनमें क्या क्या फॉर्मूला आता है ये देखेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला देखेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिखा देती हूँ, इसके भी क्वेश्चंस दे दूंगी। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व मतलब मास बटे वॉल्यूम। मास किसका, जो भी हम लोग मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं उसका, और वॉल्यूम पूरे के पूरे एरिया का, ठीक है। तो मान के चलो Z नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मास m है। अब ये मास m पर ग्राम में जब हम लोग देखेंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स का होता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का होता है, इसलिए नीचे Na, और वॉल्यूम मतलब A का क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम लोग लिए तो ये फॉर्मूला है। जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग लेते हैं, है ना। ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला है। इजी इजी से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, बस हम लोगों को फॉर्मूला में पुट करना है और वैल्यू आ जाएगा। डेंसिटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो मार्क कर दीजिएगा। वो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।